Hello, friends. Good morning to all of you. Hope you all are doing well. And now in this session, we are going to discuss the sample paper of NIOS 2023 exam. So welcome to all of you in my physics classes. My name is Rahul Rao, and as you know, so ready. So in this is the sample question paper. How many there are total 43 questions in this question paper. Question number you can read before starting the question paper. This is my advice to all of you. You must read all the instruction very carefully, and you will get the some important constant value. So during the you're writing the exam, you use only that value that is given in the question paper. For example, if G is given is equal to 9.8 meter per second square, in the question it is written 9.8, then you need to use 9.8 only. And if it is given 10 meter per second square, you can use anywhere 10 or 9.8. Okay. So I'm going to start this. There are two sections, section A and section B. Section B, some have option. So section B is what? Section A, multiple choice questions, 1 mark each, and no negative marking is here. Section B, A, question number 17 to 18, objective question carrying 2 marks each, 2 subparts, 1 mark each. Okay. And question number section B, 29 to 27, very short, 2 marks each. 38 to 41, 3 marks, and 42, 43, 5 marks each. Okay. So going to start. See, question number 1. The net force on a kite held stationary in the sky. अगर वो stationary है, अगर if object is not moving, any object which is in rest, अगर कोई object rest में होता है, okay, तो रेस्ट में का मतलब उस पे बैलेंस फोर्स मतलब जीरो है, उस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितना है? जीरो, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो एफ की वैल्यू उस पे हमेशा कितनी होगी? नेट फोर्स हमेशा उस पे कितना होगा? जीरो। ओके। तो दूसरा बात, नेट फोर्स उस केस में भी जीरो होता है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म का मतलब अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, लाइक इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, तो उस केस में भी नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, क्योंकि हमको पता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, अगर वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रही है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, और एक्सीलरेशन जीरो होगा तो उस केस में भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। ओके। तो इट विल बी द जीरो न्यूटन। हेल्ड स्टेशनरी, रेस्ट में है, इसका मतलब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस एज। फंडामेंटल यूनिट के टर्म में 1 न्यूटन को कैसे एक्सप्रेस करोगे? देखिए, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? एम इंटू ए। चूंकि न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। अगर इफ एम वैल्यू मैं ले लू 1 kg और एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, व्हाट विल बी द एफ? एफ विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी 1 न्यूटन। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 एम की वैल्यू 1 kg और एक्सीलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट इज द 1 न्यूटन। तो देखिए, के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी। इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन राइट एनीथिंग। अगर आपको फॉर्मूला पता है, 1 मिनट, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा मीटर पर सेकेंड इसमें नेगेटिव नहीं लगा है, ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में लगा है, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर सेकेंड की पावर -2। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये और में था, कोई एक ही क्वेश्चन करना था। द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट। मास गिवन है, वेट की फॉर्मूला पूछे, तो हमको पता है वेट का फॉर्मूला कितना होता है? W इज इक्वल टू एम इंटू जी। मास की वैल्यू कितनी है? जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे जी की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन है, वी कैन चूज 9.8, वी कैन चूज 10। तो 9.8 से हमें बात बन जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। तो 2 और g इज इक्वल टू होता है 9.8, तो कितना हो जाएगा? 19.6 न्यूटन। तो कितना हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 19.6 न्यूटन।
इसका और मैं सेकंड में, अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम फॉल थ्रू एयर, एयर के थ्रू फ्लो फॉल हो रहा है विद एन एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू कितनी दे दिया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एयर ड्रैग ऑन द बॉडी, देखिए अगर एयर ड्रैग नहीं होता, फ्री फॉल होता, कुछ भी फोर्स नहीं काम करता, तो व्हाट शुड बी द एक्सीलरेशन, जो इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, दैट इज जी इज इक्वल टू, अगर कोई ऊपर से आपने बॉडी को फॉल कराया तो नॉर्मली वो किस एक्सीलरेशन से आता है, जी की वैल्यू से आता है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बट अगर आप एयर ड्रैग काम कर रहे हैं, एयर उसको ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते थे और चाहो तो ऐसे मतलब एक तरीके से भी कर सकते हो। आप पहले तो उसका एक डायग्राम ले लो, है ना, आप इस पे एजम्पशन करो कि हाउ मेनी फोर्स इज एक्टिंग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मतलब सभी उस पूरे ऑब्जेक्ट को कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सपोज करो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर की तरफ आ कितने, नेट फोर्स होना कितना चाहिए था इसको, 9.8, जब उस पे m इंटू जी फोर्स काम करता है। एक एयर ड्रैग किधर काम करता है, हमेशा ऊपर काम करता है, एयर ड्रैग ऊपर, है ना। तो लेट्स सी दिस इज द F1, मान लो F1, नेट फोर्स कितना काम करेगा, व्हाट इज द नेट फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स एक अपवर्ड फोर्स। जो नेट फोर्स होगा F इज इक्वल टू होगा, वो होगा m माइनस, हम एयर ड्रैग F1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। F इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम F1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू जी माइनस F। तो m इंटू जी माइनस एफ इज इक्वल टू कितना होता है, m इंटू ए। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g माइनस ए। तो क्लियर है आपको, तो g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो आप लिखो m कितना गिवन है 2 kg, तो आप लिख दो 2 g इज इक्वल टू होता है 9.8, और नेट एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, सॉरी ये 200 ग्राम दे रखा है ना, 200 ग्राम, इसमें मास की वैल्यू 200 ग्राम है, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। तो 200 ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 200/1000 आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.2, 0.2 हो गया। जी की वैल्यू है 9.8, और किससे गिर रहा है वो, 6 से। 9.8 माइनस 6 करोगे तो कितना होगा, 0.2 इंटू जाएगा, ये हो जाएगा दैट इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करो, 9.8 माइनस 6, 3.8 होना चाहिए, 3.8। ठीक है, 0.76 कितना हो जाएगा आंसर, 2 डिजिट पॉइंट लगेगा, 0.76 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज द डी। डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इन दिस वे, वैसे भी मैं आपको शॉर्टकट बता सकता था कि अगर कोई बॉडी किसी लिफ्ट वाले केस में आपने देखा होगा कि लिफ्ट में अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वेट कितना हो जाता है, नेट जो फोर्स हमारा जो नेट वेट काम करता है वो कितना हो जाता है, m इंटू जी प्लस ए, और जब कोई नीचे आते हैं तो कितना हो जाता है, m इंटू जी माइनस ए। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अगर लिफ्ट में ना वेटलेसनेस आपने पढ़ा होगा कि वी आर सिटिंग इन द लिफ्ट, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद द एक्सीलरेशन, लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो नेट वेट हमारा कितना w हो जाता है m प्लस ए। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही डायरेक्शन है तो w इज इक्वल टू है m इंटू जी माइनस ए। इस फॉर्मूले को यहाँ भी लगा के आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, a passenger in a moving bus is thrown forward when the bus suddenly stop, this is explained। अगर आप किसी बस में बैठे हो, बस में सडनली ब्रेक लगा तो योर बॉडी विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो हु एक्सप्लेन इट फर्स्ट, इसको एक्सप्लेन किया था न्यूटन्स ने, और क्या बताया था इसको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में आने का क्या करती है, अपोज करती है, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आने का अपोज करेगी। तो अगर आप मूविंग कार में फॉरवर्ड की तरफ, इसको किसने एक्सप्लेन किया, वैसे इसमें
इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि दिस इज बिकॉज ऑफ, आप जब बस मोशन में थी तो योर बॉडी वाज आल्सो इन मोशन, सो व्हेन सडनली स्टॉप द ब्रेक तो बस कम इनटू द रेस्ट, बट योर बॉडी डू नॉट वांट टू कम इनटू द, दे वांट टू रिमेन इन द मोशन. So what happen when you suddenly apply the brake? Then your body will try to remain in motion and you will come forward. So this is was explained by the Newton first law. इसको किससे एक्सप्लेन किया गया था? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से. सेकेंड पार्ट है द नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड इज. हम जो बैंक है ना, जब हम आप देखोगे कि कभी भी जो कोई टर्न आता है ना, तो वहां पे जो अगर एक्सप्रेस वे वगैरह देखोगे जहाँ पे हाई स्पीड से गाड़ियां चलती है ना, तो आप वहां पे एक मैकेनिज्म लगा होता है कि टर्न के पॉइंट पे ना थोड़ा उसको टिल्ट कर दिया जाता है, रोड को ऐसे टिल्ट थोड़ा ऐसे इंक्लाइन कर दिया जाता है, इंक्लाइन बना दिया जाता है. क्यों? टू गेट द सपोर्ट, टू गेट द एक्स फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस. इसीलिए जब हाई वेलोसिटी आप कार को टर्न करते हो तो हो सकता है कि आपकी कार स्लिप करके आप बाहर चले जाए. इसलिए टर्न पे जब भी बाय डिफॉल्ट यू डू हैव द नॉलेज, आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े, बट आपको नॉलेज है कि आप टर्न पे जब जाते हो तो स्पीड को कम कर देते हो, जिससे स्पीड कम होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए. बट नाउ इज द टाइम ऑफ द रेस. अभी जमाना रेस का है, कोई भी अपनी स्पीड को कम नहीं करना चाहता है. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सोचा इसको हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्या किया जाए, क्या मैकेनिज्म लगाया जाए. तो उन्होंने जो टर्न को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, जिससे क्या होगा कि एक जो उसका वेट है ना, उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको एक्सेस में, सेंट्रीपिटल फोर्स इसका जो मैंने डिटेल में जब इस चैप्टर को डिस्कशन किया था फ्रिक्शन, तो हम बताया था कि उसको टिल्ट करोगे तो एक एक्स्ट्रा में ना आपका वेट का कंपोनेंट, जैसे mg है तो mg इधर काम करेगी, इसका वेट का कंपोनेंट इधर भी काम करना शुरू कर देगा. ठीक है, टू प्रोवाइड द एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आपके काम को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा. सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है. ओके, सो दिस इज द रीजन. द फिनोमेना ऑफ द कैपिलरी कैपिलरिटी इज ड्यू टू, कैपिलरिटी जो कैपिलरी ट्यूड है उसका जो फिनोमेना किसकी वजह से होता है? कोहेशन फोर्स, एडिशन फोर्स, बोथ. देखो, इसमें जो कैपिलरी एक्शन होता है, दो तरह की कैपिलरी एक्शन होती है. एक तो होता है कैपिलरी में राइज अप होता है, तो अगर इस तरह का शेप है तो कैपिलरी क्या करेगी? राइज अप करेगी, है ना. यानी यहाँ पे ये शेप बनने का मतलब क्या है कि एडेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द कोहेसिव फोर्स. और अगर कैपिलरी की शेप इस तरह की लिक्विड है तो ये क्या करेगी? कॉन्वेक्स शेप है तो ये फॉल डाउन करेगी. दैट मीन्स ये फॉल डाउन क्यों करती है? कि क्योंकि कोहेसिव फोर्स जो है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडेसिव फोर्स. और इस केस में क्या करेगी? वो राइज अप करेगी. तो इसको दो तरह से एक्सप्लेन, एक तो प्रेशर के टर्म में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, यहाँ पे लिक्विड प्रेशर काम करेगा. तो एक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और दूसरा एडेसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से भी होता है. तो द आंसर इज बोथ कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स. अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो इसका सरफेस कैसा हो जाएगा? फ्लैट. और इस केस में कोई भी कैपिलरी एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो दैट शुड बी बोथ कोहेसिव एंड एडेसिव, बोथ की वजह से ये चीजें हो सकती हैं. राइज अप भी हो सकता है कैपिलरी और फॉल डाउन भी हो सकता है. ओके, इसका सेकंड पार्ट, फॉर ए नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज हाफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज, दैट इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड. नॉन विस्कस भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है, इसको शॉर्ट टर्म में आइडियल फ्लूइड भी हम कह सकते थे. तो आपको पता है कि क्या होता है वेलोसिटी और एरिया में क्या रिलेशन होता है? इसका फॉर्मूला होता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, है ना. एरिया और वेलोसिटी का टर्म्स क्या होता है? कांस्टेंट. अगर एरिया को आप हाफ करोगे, आपने पढ़ा ना a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए. तो अगर एरिया हाफ करोगे तो वेलोसिटी क्या बढ़ जाएगी? डबल हो जाएगी. आप एक पेपर को, एक पाइप को प्रेस करो, आप देखोगे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और उसका एरिया बढ़ा दो वेलोसिटी डिक्रीज होती है. तो अगर आपने क्या किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया को हाफ किया है, वेलोसिटी विल गेट डबल्ड. सिंपल सा डबल्ड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्वेश्चन नंबर 5 है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द टू सो बबल ऑफ द डायमीटर इन द
रेशियो ऑफ 4:1। एक्सेस प्रेशर कौन सा है? लिक्विड। देखिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द टू सॉप बबल। सॉप बबल में प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है? P इज इक्वल टू 2 सिग्मा/r। तो अगर दोनों सॉप बबल है तो सरफेस टेंशन सेम होगा, तो आप लिख सकते हो P1/2 सिग्मा/r1। और P2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? 4 सिग्मा होता है एक्स, चूंकि सॉप बबल है। सॉप बबल में 4 सिग्मा होता है, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन। तो 4 सिग्मा/r2। P1 की और P2 की वैल्यू लिख दो। P1 की वैल्यू कितनी लिख दी आपने? अगर आपको सारी चीजें टर्म्स पता है, फॉर्मूले, P1 एक्सेस प्रेशर 100 बॉल में होता है 4 सिग्मा/r1, और P2 की वैल्यू हो जाएगी 4 सिग्मा/r2। तो अगर आप P1/P2 करोगे, P1/P2 तो लिख दो 4। वैसे आप देख सकते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हो ना R1। तो P1/P2 की वैल्यू आ जाएगी R2/R1। तो रेडियस का एक्सेस प्रेशर स्व बबल डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 4:1। डायमीटर्स का रेशियो कितना दे रखा है? 4:1। तो प्रेशर का रेशियो कितना हो जाएगा? इसके अपोजिट 1:4 इज द करेक्ट। ठीक है, 1:4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स मींस। थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू द अदर फॉर्म्स एनर्जी, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी टू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टडी द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू अदर। देखिए, थर्मोडायनामिक्स जो डील करता है वो करता है हीट से। किससे डील करता है? थर्मो का मतलब ही होता है हीट। तो हीट को कन्वर्ट करना, हीट टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट से आप मैकेनिकल एनर्जी, आप गाड़ी चल रही है वहां पे हीट ही कन्वर्सन का। तो थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मो का मतलब ये हीट, तो हीट का स्टडी करता है ना। तो इसका भी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ एक्चुअली इज। किस लॉ को एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है ना। तो जीरोथ लॉ ऑफ द, देखिए, ये फैराडे लॉ इज नॉट द थर्मोडायनेमिक्स, आइडियल गैस नॉट थर्मो, बॉयल्स लॉ नॉट। तो जीरोथ लॉ, तीन तरह के लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो इस इन सभी लॉ में से जो थर्मोडायनामिक्स का लॉ है वो कौन सा है? जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग ए टाइप ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम, कौन सा थर्मोडायनामिक सिस्टम है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, थर्मो थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, ओपन सिस्टम भी होता है, क्लोज सिस्टम भी होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है। तो व्हाट यू कैन मार्क हियर? ऑल ऑफ द मेंशन। ओके। Transverse progressive wave are characterized by compression and rarefaction, crust and trough, compression and नहीं। देखिए, जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें क्या बनता है? ट्रांसवर्स वेव में बनता है क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनता है वो होता है, उसमें क्या बनता है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो इसको कैरेक्टराइज किया जाएगा किससे? क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। ओके। तो दिस कैन बी कैरेक्टराइज बाय द क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ। बी विल बी द करेक्ट आंसर। When a wave pass through a medium to another medium, there are change of। देखिए, जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे, वेव के करेक्टरिस्टिक है उसकी स्पीड होती है, वेव में उसका वेवलेंथ होता है, वेव में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो व्हाट गेट चेंज? जब अपने वेव अपने मीडियम को चेंज करता है, किसी भी एक मीडियम से, जैसे वाटर से गया एयर में, एयर से गया वाटर में, तो क्या चीजें चेंज होती हैं? जब भी वेव चेंज अपने मीडियम को चेंज करता है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ, एंड उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, या वेलोसिटी कह सकते हो, वेलोसिटी गेट चेंज। दो चीजें चेंज होती है। क्या चेंज नहीं होती है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती है। तो देखिए, व्हेन वेव पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, नहीं, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। करेक्ट आंसर इज द बी। वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस बाय टू वेव्स y1 a साइन। देखिए, y1 कितना है? 8 साइन। वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ओके। एंड y2 की वैल्यू कितनी है? 1
1 a sin 1004 पाई टी। अगर हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं ना, a × sin 2 पाई f × t। ठीक है। तो और यहाँ पे लिख सकते हो, अब देखो इसमें एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी, ये पूरा क्या होता है, आप देख सकते हो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, टी का जो कोफिशियंट है ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, 100 × 1000 × पाई, यानी 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1000 × पाई। तो एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, पाई से पाई क्रॉस 500। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इस वेव की फ्रीक्वेंसी यानी इसको f1 मान लो 500 हो जाएगी। और ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप फाइंड आउट करोगे f2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1004/2, यानी कितना हो जाएगा, 250। 502 कितना हो जाएगा, 502। ओके। सो व्हाट इज, इसमें पूछा क्या है, एक मिनट, ही इज आस्किंग अबाउट, इसकी फ्रीक्वेंसी तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ओमेगा और ओमेगा टू डायरेक्टली आपको देख सकते हो कि ओमेगा वन की वैल्यू है 1000 और इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 × 4। तो जो पूछा है इसमें बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स, तो नंबर ऑफ बीट्स कितना होता है, अगर दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या होती है, उसके नंबर ऑफ बीट्स होते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो 1004 माइनस 1000 करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर विल बी द 4। ओके। तो दिस इज द आंसर, करेक्ट है।